हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संबोधित करेंगे। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था और आज उसी के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, इस दौरान कई बातों का जिक्र हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हो सकता है यूसीसी पर प्रधानमंत्री कुछ बोले, साथ ही साथ विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि 2024 में हम 400 के पार जाएंगे, यानी कि अपने तीसरे कार्यकाल का ऐलान कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शंखनाद वो कर चुके हैं और आंकड़ों को भी साफ जाहिर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि क्या संभावित सीटें हो सकती हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां तेज हो गई है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और देखिए, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना है। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था और उस दौरान सरकार के कामकाज की तारीफ की थी, उपलब्धियां गिनवाई थी। बताया था कि इस कार्यकाल में इस साल क्या क्या हुआ है खास, इसे लेकर अपना संबोधन दिया था देश के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में। और आज देखिए, राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो आकलन है वो इस बार रहेगा 400 के पार। यह ऐलान कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। देखिए, चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। और आज जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो देखने वाली बात होगी कि और क्या क्या संदेश वो इस दौरान दे जाते हैं, कौन कौन से अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो एक तरफ लोकसभा की तैयारियां तेज हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव। कल गोवा गए थे और एनर्जी वीक का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। राज्यसभा में बोलते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कि 31 जनवरी को हुआ था बजट सत्र की शुरुआत में, जिसमें सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया गया था, सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई गई थी, उस पर आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को मिला अखिलेश यादव का साथ। यूपी में न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। खड़गे ने दिया था यात्रा में शामिल होने का न्योता और 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की। देखिए, मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और देखिए अब उत्तर प्रदेश में इसे दाखिल होना है। और 14 फरवरी को जो है उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंचेगी और 16 तारीख को अखिलेश यादव जो है इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से खड़गे ने यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है अखिलेश यादव को। और देखिए, इससे पहले
कांग्रेस की तरफ से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है अखिलेश यादव के साथ, वो भी साझा किया गया था। तो यानी उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन है ये निकलकर सामने आएगा। और इसी के मद्देनजर देखिए, उत्तर प्रदेश में जब न्याय यात्रा जब वहां से गुजरेगी तो अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, इस यात्रा में हिस्सा लेंगे, यात्रा में शामिल होंगे। 14 फरवरी को, देखिए 16 फरवरी को, माफ कीजिएगा, 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ये यात्रा जो है ये पहुंच जाएगी और अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे, न्याय यात्रा में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंचेगी और 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है न्याय यात्रा। 16 फरवरी की तारीख होगी और यूपी के 20 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की। न्याय यात्रा के दौरान 1000 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना है यात्रा को और न्याय यात्रा में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था यात्रा में शामिल होने का न्योता और अखिलेश यादव इस यात्रा में शरीक होंगे। और जब दोनों नेता मिलेंगे, गठबंधन के दोनों बड़ी नेता समाजवादी पार्टी के प्रमुख और राहुल गांधी, तो उम्मीद है कि कुछ बड़ा संबोधन जो है किया जाएगा, इस मंच से कड़ा जवाब दिया जाएगा, जरूर कुछ खास कहा जाएगा। देखिए, इससे पहले के जो अनुभव रहे राहुल गांधी के, वो अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जब यात्रा गुजरी तो वहाँ पर टीएमसी कह चुकी थी कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्हें न्योता नहीं मिला है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बताएंगे। विधानसभा में आज होगी यूसीसी बिल पर चर्चा। विधानसभा में पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। सीएम धामी ने रखा था यूसीसी बिल का प्रस्ताव। धामी सरकार को 49 विधायकों का समर्थन है और आज विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। देखिए, कल विधानसभा के पटल पर यूसीसी को रखा गया था और आज इस पर चर्चा होगी। आजाद भारत में ये पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा, यानी कि एक देश एक राज्य एक कानून, सभी के लिए समान अधिकार होंगे, समान कानून होगा और आजाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है। आज विधानसभा में चर्चा होगी और कल देखिए विधानसभा की कार्यवाही जो है रुकी थी, बाधित भी हुई थी। जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हरीश रावत भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और आज चर्चा होगी। सीएम धामी ने रखा था यूसीसी बिल का प्रस्ताव। धामी सरकार को 49 विधायकों का समर्थन है, तो विधानसभा में पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। आज चर्चा होगी और देखिए इतिहास बनने वाला है, इतिहास रचने वाला है, चूंकि आजाद भारत का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी विधेयक जो है वो लागू हो रहा है। यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, समान कानून, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी जात के हों, सभी के लिए समान अधिकार रहेंगे। और आपको सुनाते हैं कि सतपाल महाराज और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दिया है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि पूरी तरह विफल है, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में गुस्सा, इस सारे मुद्दे पर घिरी हुई उत्तराखंड की सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये तरीका भी आजमा के देख लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी।
और आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग से शरद पवार को झटका लगा है। अजीत पवार के पक्ष में चुनाव आयोग का फैसला आया है। अजीत गुट ही असली एनसीपी है, ये चुनाव आयोग ने कह दिया है। शरद पवार को नई पार्टी बनाने के चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी हो गए हैं। आज शाम 4 बजे तक 3 नाम देने का निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो शरद पवार को झटका लगा है और अजीत पवार के पक्ष में इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है और शरद पवार को नई पार्टी बनाने के इलेक्शन कमीशन के निर्देश जारी हो चुके हैं और आज शाम 4 बजे तक का वक्त रखा गया है। 3 नाम देने के लिए कहा गया है। ये बड़ा झटका चुनाव आयोग की तरफ से। अजीत पवार के पक्ष में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है और एनसीपी जो है अजीत पवार के पक्ष में ये फैसला आया है। शरद पवार को नई पार्टी बनाने के लिए कह दिया गया है और आज शाम 4 बजे तक 3 नाम देने होंगे। देखिए, विवाद काफी वक्त से चल रहा था और अब जो है अजीत पवार के पक्ष में फैसला आ चुका है। अजीत गुट ही असली एनसीपी बता दिया है इलेक्शन कमीशन ने। ऐसे में शरद पवार जाहिर है उन्हें नए नाम देने के लिए कहा गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। देखिए, दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात करनी है उन्हें। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली मीटिंग होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। हाल ही में बिहार में इंडिया गठबंधन टूटा है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और नई सरकार में मुख्यमंत्री बने बिहार के नीतीश कुमार। और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर है बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज उनकी मुलाकात होनी है। साथ ही साथ अमित शाह से भी मिलेंगे और जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी नीतीश कुमार की। जाहिर है जब ये तमाम बड़े नेता मिलेंगे तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। चूंकि अब एनडीए में गुट बहुत ज्यादा हो गए हैं, 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा गुट शामिल है। ऐसे में ये चर्चा जो है जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है। तो क्या गणित भिड़ाया जाएगा और क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर धारा 144 लगाई गई है। आज और कल धारा 144 लागू रहेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लगाई गई है। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर धारा 144 लगाई गई है प्रशासन की तरफ से। यानी एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना होने पाए। ये विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है, पुलिस की तरफ से कदम उठाया गया है। आज और कल धारा 144 लागू रहेगी। ये खबर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर धारा 144 लागू है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लगाने का फैसला जो है लिया गया है और ये आज और कल का दिन है जब धारा 144 यहां पर लागू रहेगी। तो अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, यहाँ पर वहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये आपको देखना होगा कि किन इलाकों में धारा 144 लागू है और इसे देखते हुए आपको अपना जो रूट है वो डिसाइड करना होगा। एहतियात बरतनी होगी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला जो है ये पुलिस की तरफ से लिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, ऐसे में धारा 144 लगाई गई है ताकि किसी भी तरह से इन प्रदर्शनों को और ज्यादा बल ना मिले। और आज से मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सीएम मोहन यादव का पहला बजट सत्र है ये। 13 दिन तक चलेगा विधानसभा का ये सत्र। विधानसभा सत्र में 1163 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। सदन में जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला बजट सत्र 13 दिन तक चलेगा। विधानसभा का ये सत्र
और विधानसभा के सत्र में 1163 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। सदन में जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मोहन यादव का ये पहला बजट सत्र है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए उनके पिटारे से क्या निकलता है, क्या क्या ऐलान किए जाते हैं महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर। और सदन में जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो बजट सत्र का ये दौर चल रहा है और अब उत्तर प्रदेश के बाद बारी है मध्य प्रदेश की, जहां पर 13 दिन तक चलेगा विधानसभा का ये सत्र। तो 13 दिन तक चलेगा विधानसभा का सत्र और आज से मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसे की खबर। 11 लोगों की मौत हुई इस हादसे में और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। बढ़ सकता है, जाहिर है, मरने वालों का आंकड़ा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं। और मुख्यमंत्री आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा की एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट इतना ज्यादा भीषण था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया है। इसमें 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आज सीएम मोहन यादव घटनास्थल का दौरा करेंगे। बता दें कि इस विस्फोट की वजह से आसपास के करीब 50 घर आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। ये जो पटाखा फैक्ट्री है, ये रिहायशी इलाके में स्थित रही और प्रशासन की नाक के नीचे ये लंबे समय से यहाँ पर मौजूद थी। और अब जब इसमें विस्फोट हुआ तो जाहिर है कि आसपास के तमाम घर इसकी जद में आ गए। कई घरों में आग लग गई। 11 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल कि आखिर रिहायशी इलाके में इतने लंबे समय से ये पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी, लोगों की जान से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था, इसे इजाजत किसने दी, और अगर इतने लंबे वक्त से ये चल रही थी तो प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं मिली। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर।